तो आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करेंगे सूर्यवंश के बारे में, जो हुमायूं के भारत छोड़ने के बाद जो दिल्ली पर शुरू हो जाएगा 1540 ईस्वी में। तो इसको एक बार हम टाइम लाइन पर समझ लेते हैं कि 1526 में मुगल वंश स्थापित हो गया दिल्ली में और 30 तक यहाँ पर बाबर का रूल रहेगा। इसके बाद 30 से 40 तक यहाँ पर जो है ना हुमायूं रूल करने वाला है 1540 तक। इसके बाद 40 से 55 तक 1555 तक यहाँ पर जो वंश रहेगा ना मुगल वंश यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा दिल्ली से, ठीक है। और यहाँ पर स्टार्ट होगा यहाँ पर रूल सूर्य डायनेस्टी का, जिसको इस्टेब्लिश करेगा शेरशाह सूरी, ठीक है ना। और इसके बाद 1555 से लेकर आगे यहाँ पर फिर से मुगल वंश दिल्ली पर स्थापित हो जाएगा। जनरली ऐसा नहीं होता कि कोई भी वंश जैसे मान लो यहाँ पर ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म ही हो जाता है। अब किसी भी जो है ना अंपायर को देख लो, लेकिन यहाँ पर मुगल फिर से रिटर्न होगा 1555 में और अगले 300 साल तक दिल्ली पर इसका राज रहने वाला है। हालांकि लास्ट के 50 साल जो है ना अंग्रेज ही रूल कर रहे थे, ये नाम के मुगल बचे हुए थे, लेकिन मान के चलो 250 साल तक रूल करने वाला है दिल्ली पर, ठीक है। तो इन सभी का पीडीएफ फाइल आपको इस ग्रुप पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर यूपीएससी फ्लिक्स। आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे सभी की पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं सूर्य अंपायर के बारे में, यानी कि सूर्य वंश के बारे में। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है सेकेंड अफगान अंपायर। यहाँ पर जो है ना सेकेंड इसलिए बोलते हैं कि फर्स्ट अफगान अंपायर जो था वो था लोधी वंश, और इसको बोलते हैं सेकेंड अफगान अंपायर। और इसका यहाँ पर टाइम पीरियड देख लो 1540 से लेकर 55 तक ये रूल करने वाला है दिल्ली पर, यानी कि दिल्ली के आसपास वाले रीजन पर। आगे जाकर अकबर फिर औरंगजेब के समय अपने मैक्सिमम एक्सटेंट पर चला जाएगा मुगल अंपायर। हालांकि ये मुगल नहीं है, ये सूर्यवंश है। अब यहाँ पर देखो इसके जो फाउंडर हैं, इस अंपायर के फाउंडर जो इसका नाम है शेरशाह सूरी, जिसने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया और यहाँ पर अपने वंश को स्थापित कर दिया था। और इसका रूल यहाँ पर है 1540 से लेकर 1545 तक। और हमको इसी के बारे में पढ़ना है, जो काम किया इसी ने किया है, और इसके जो वंशज आगे आने वाले हैं, यानी कि अगले 10 साल के लिए 45 से लेकर 55 तक, वहाँ पर जो है ना इसका डिक्लाइन ही शुरू होता है और बाद में जाके इनको ख़त्म कर देगा हुमायूं। शेरशाह सूरी का नाम था पहले फरीद, बाद में जाके इसका नाम पड़ा शेरशाह सूरी। तो हम जो पढ़ते हैं ना यहाँ पर शेरशाह सूरी, अगर पूछ ले कभी कि इसका नाम क्या था पहले, तो ये था फरीद। अब इसके फादर के बारे में देखते हैं। इसका नाम था हसन खान, ठीक है। इसके फादर का नाम था हसन खान, जो सासाराम बिहार में एक जगह है, वहाँ के जागीरदार थे लोधी वंश के समय में, ठीक है ना। यानी कि इसके फादर एक अच्छे पोजीशन पर थे, एक अच्छी पोजीशन को होल्ड कर रहे थे सासाराम में, यानी कि जागीरदार थे। अब यहाँ पर देखो इसके फादर से लेके जो ट्रांसफ़र होने वाला था जागीरदारी, इसी को हुआ 1527-28 में, यानी कि यहाँ पर शेरशाह सूरी बन गया 27-28 में जागीरदार सासाराम का। अब इसके बाद देखो क्या होता है, जब 1526 में लोधी हार गया, यानी कि लोधी वंश का अंत हो गया, तो इसको जो है ना मजबूरी में मुगल वंश में जुड़ना पड़ा। यानी कि बाबर अगर नहीं जुड़ोगे तो फिर आपको इससे युद्ध करना पड़ेगा बाबर से। तो इसने यहाँ पर बाबर में जुड़ना ही पसंद किया, मुगल अंपायर में मिलना ही पसंद किया। अब देखो जब इसने बाबर की सर्विस को ज्वाइन किया, इसके बाद इसको फिर से यहाँ पर बिहार में भेजा गया डिप्यूटी गवर्नर बनाकर। उस समय जो गवर्नर थे ना यहाँ के, ये थे किंग जलाल खान लोहानी वंश के, और इसी के फादर थे पहले यहाँ के गवर्नर। तो इसके बेटे को मिल गया, ये काफ़ी छोटा था, तो इसी के देख रेख के लिए यहाँ पर डिप्यूटी गवर्नर बनाकर शेरशाह सूरी को भेजा गया। शेरशाह सूरी का जो जन्म था वो भी बिहार में हुआ था, और सब कुछ अपना लाइफ का जो है ना अधिकतर टाइम वो बिहार में ही अपने फादर के साथ में रहे हैं। तो इसीलिए इसका जो स्टार्टिंग में इसने अपना राजधानी भी सासाराम को ही बनाया था। तो सासाराम में इसका मकबरा आपको मिलेगा, ये कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर देखो सासाराम का पोजीशन, ये जो है ना रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, ये बिहार के जो है ना नीचे वाला जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, इस वाले रीजन में। यहाँ पर देखो ये है रोहतास डिस्ट्रिक्ट, ये वाला, और इसी के यहाँ पर देखो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम है सासाराम अभी प्रेजेंट डे में। शेरशाह सूरी के टाइम में मैन इवेंट कौन सा घटना घटे थे उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला, इसको हम पहले ऐसे डिस्कस कर चुके हैं हुमायूं के टाइम पे, यहाँ पर भी कर लेते हैं डिस्कस कि 1539 ईस्वी में हुमायूं को इसने डिफीट किया बैटल ऑफ चौसा में, शेरशाह सूरी ने। और इसके बाद जो है ना इसके पास काफ़ी पावर आ चुका था। इसके बाद 1540 में अगला युद्ध होने वाला है, जिसको बोलेंगे बैटल ऑफ कन्नौज, यानी कि बिलग्राम। अब यहाँ पर देखो चौसा में हारने के बाद जो है ना अपने दो भाई को साथ में अस्करी और हिंदाल को लेकर, यहाँ पर कामरान इसका साथ नहीं दे रहा था हुमायूं का, ठीक है। कामरान कहाँ पर बैठा है, वो अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। और यहाँ पर हिंदाल, अस्करी और हुमायूं तीनों मिलकर प्लानिंग करते हैं, और यहाँ पर जो है ना फिर से अटैक करते हैं, कहाँ पर, शेरशाह सूरी पर, जो होता है बैटल ऑफ कन्नौज बिलग्राम, यूपी वाले क्षेत्र में।
और यहाँ पर जो है ना बुरी तरह से हारते हैं हुमायूं, और हुमायूं को देश छोड़कर भागना पड़ता है और वो जाकर शरण लेंगे ईरान में। और यहीं पर 40 का युद्ध जीतने के बाद दिल्ली पर, आगरा पर, हर जगह कब्जा हो जाएगा शेरशाह सूरी का, ठीक है। और ये भारत का पूरे राजा बन जाएगा, यानी कि सुल्तान बन जाएगा। पूरे भारत नहीं, नॉर्थ इंडिया कह सकते हो। भारत इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिल्ली पर जिसका कंट्रोल है ना, कहा जाता है कि वो भारत पर कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि दिल्ली राजधानी था। अब जो है ना ये राजा बनने के बाद, अब जैसे मान लो यहाँ पर दिल्ली है, ठीक है ना, मान लो इतना रीजन इसके पास में है, ये दिल्ली है, ये यूपी वाला क्षेत्र है, ये बिहार वाला क्षेत्र इधर। अब इसके नीचे जितने भी क्षेत्र वगैरह अलग अलग राज्य हैं, इन सभी को भी अपने साम्राज्य में मिलाना चाह रहा था ये। हर कोई राजा यही काम करता है, ठीक है, अपने राज्य को एक्सपेंड करना चाहता है, तो ये भी कर रहा था। तो ये देखो यहाँ पर इसके जो मैन यहाँ पर जिसको इसने जीता था, यहाँ पर देखो सबसे पहले मालवा 1542 में, है ना, मालवा को अपने राज्य में मिला लिया। रणथंबोर इसको भी 1542 में अपने साम्राज्य में मिला लिया। रायसीन 1543 में इसको अपने साम्राज्य में मिलाया। फिर यहाँ पर देखो राजपूताना, एनेक्सेशन ऑफ मारवाड़ 1542 में। तो 1542 में इसने काफ़ी सारे राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल किया। फिर यहाँ पर देखो चित्तौड़ को 1544 में, और लास्ट में यहाँ पर कालिंजर को 1545 में अपने साम्राज्य में शामिल किया। लेकिन यहीं पर एक घटना घटता है जिससे जो है ना शेरशाह सूरी मर भी जाएगा। इसी कालिंजर अभियान में, यानी कि इस दौरान जब ये युद्ध चल रहा था, उसी समय एक घटना के दौरान एक तोप का गोला जो है ना इसके गोदाम में ही गिर जाता है, और वहां पर एक बड़ा सा धमाका, एक ब्लास्ट होगा, और उसी के दौरान शेरशाह सूरी काफ़ी घायल हो जाते हैं, ठीक है। और बाद में कुछ समय के बाद ये मर जाते हैं 1545 में। यहाँ पर देख सकते हो, ही डाइड इन 1545 वाइल कॉन्क्वेस्टिंग कालिंजर। कालिंजर अभियान के दौरान ही इसका मौत हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके काम को, इसने अपने कार्यकाल में कौन कौन से काम किए इंपॉर्टेंट, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ना फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले इसने देखो यहाँ पर कई सारे कॉइन्स को इसने जो है ना पब्लिश किया, यानी कि चलाना शुरू कर दिया अपने अंपायर में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रुपया, ठीक है, इसी ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया। फिक्स्ड स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स ऑल ओवर द अंपायर। और यहाँ पर वजन को, यानी कि वेट को नापने के लिए भी एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड को भी इसने लाया, और ये पूरे अंपायर में यूज होता था। इससे पहले क्या था, कहीं पर कुछ छोटा है ना, साइज कहीं पर बड़ा है, इस तरह से ठगाई होता था। लेकिन इसने एक स्टैंडर्ड लाया और ये पूरे साम्राज्य में इसको लागू कर दिया। इसके बाद इसने जो है ना कम्युनिकेशन को, उस समय टेलीफोन तो था नहीं, कई सारे हाईवेज इसने बनाए। हाईवे मतलब रोड कह सकते हो उस समय के हिसाब से। और इससे जो है ना काफ़ी आना जाना अलग अलग जगह पर यह आसान हो गया था इस समय। इसने काफ़ी सारे काम किए डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि था ये एक बिहारी, बिहार में पैदा हुए थे, ठीक है। और बिहार को ही इसने, बिहार के सासाराम को इसने सबसे पहले अपना राजधानी बनाया था। फिर यहाँ पर आपको पता होगा जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको इसने निर्माण करवाया था। बाद में जाके फिर इसका रिपेयर अंग्रेज लोग भी करवाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखो कंटोनमेंट बहुत जगह पर, है ना, अलग अलग जगह पर अपने अंपायर के पार्ट, अलग अलग पार्ट में इसने बनवाया। यानी कि यहाँ पर इसको ये कह सकते हो कैंट जिसको बोलते हैं, जिससे अम्बाला कैंट है, जिसको छावनी बोलते हिंदी में, जहाँ पर कुछ सैनिक रहते थे और वो जो है ना गार्डिंग करते थे उस एरिए के बारे में, कि वहाँ पर कुछ भी क्राइम ना हो, लूट मार ना हो वहाँ पर। उसके लिए इसने कई सारे कैंट का निर्माण किया अलग अलग जगह पर। इसी ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया कि प्रिंसिपल ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोकल क्राइम्स, यानी कि लोकल लेवल पर जो भी क्राइम होगा उसके लिए सीधा आपको राजा के पास नहीं जाना है, लोकल लेवल पे वो काम, वो क्राइम को सॉल्व किया जाएगा। जो भी गुनाह है उसका सजा वहीं पर उसको मिलेगा लोकल लेवल पर। जैसे अभी काम कर रहा है, अगर मान लो कोई किसी का मर्डर करता है छोटा मोटा, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट थोड़े ना जाओगे, आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, वहीं पर आपका काम हो जाएगा। जब यहाँ पर नहीं होगा फिर जाओगे आप हाई कोर्ट में, फिर जाओगे आप सुप्रीम कोर्ट में। तो वही था यहाँ पर सिस्टम कि लोकल क्राइम के लिए लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। यहाँ पर जो है छोटे लेवल पर इसने कई सारे अरेंजमेंट किए थे। इसके बाद इसने जो है ना जमीन को मापा, एक सिस्टम बनाया इसने जमीन को मापने के लिए। वही जो सिकंदर ससुर ने एक यार्ड बनाया था उसी को इसने भी यूज किया। और बाद में जाके 1/3 फिक्स कर दिया, है ना, लैंड टैक्स, जमीन के टैक्स के रूप में। यानी कि जमीन पर जितना भी आप प्रॉफिट करोगे यूज करके, उसका 1/3 आपको यहाँ पर जो है ना अंपायर को देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। ये बेसिकली इसका सिस्टम था पूरा। तो यहाँ पर देखो एक यहाँ पर पुराना बहुत है, अंग्रेज के टाइम का, ये उस समय का नहीं, उस समय तो कैमरा नहीं था ना, ये अंग्रेज के टाइम का है फोटो। तो कुछ इस तरह का दिखता था, अभी की तरह नहीं था, ठीक है। अभी जैसे कंक्रीट से बनाते हैं अलग अलग चीज़ को यूज करके, वैसे नहीं, इसी तरह का हाईवे उस समय हुआ करता था। इसके अलावा इन्होंने जमींदारी सिस्टम को
रिमूव किया अपने अंपायर से, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अब जो है ना टैक्स डायरेक्टली कलेक्ट करा जाएगा अंपायर के द्वारा। क्योंकि इसके दौरान जब जमींदार यहाँ पर काम कर रहा था पहले, इससे पहले, जैसे मान लो यहाँ पर राजा आपका बैठा हुआ है और राजा नीचे जमींदार को कुछ ज़मीन अलॉट कर दिया और इसके नीचे किसान है, ठीक है, फार्मर्स हैं इसके नीचे। अब यहाँ पर फार्मर से चाहिए कितना, 33%, यानी कि 1/3 किसको, यहाँ पर सुल्तान को, यानी कि अंपायर को। तो यहाँ पर जमींदार इसको वसूलने जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये 33 ना वसूल के ये 50-60% वसूलता था, ठीक है। और इसमें क्या ये 33% तो सरकार को यहाँ पर देगा, यानी कि राजा को, और बाकी जो एक्स्ट्रा यहाँ पर लेके आया है इसको ये अपने पास रखता था जमींदार। तो यहाँ पर शोषण किसका हो रहा था, फार्मर्स का, किसान का। तो इन चीज़ को यहाँ पर इसने ख़त्म कर दिया, जमींदारी सिस्टम को। बाद में फिर ये आ जाएगा। और इस पॉइंट को देखो यहाँ पर, ही बिल्ट पुराना किला एट दिल्ली, दिल्ली में इसने पुराना किला को बनवाया, लेकिन इसका शुरुआत यहाँ पर हुमायूं ने कर दिया था बनाने का। यहाँ पर शेरशाह सूरी ने इसको कंप्लीट करवाया था, जिस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया और बाद में जाकर इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट किया था, वही काम यहाँ पर किया था शेरशाह सूरी ने। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही आप आंसर करना कि पुराना किला का कंस्ट्रक्शन शेरशाह सूरी ने करवाया था। मरने के बाद इसको बरी किया जाता है सासाराम में, बिहार में। इसका लोकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जब ये मरेगा 1540 से लेकर 45 तक इसका रूल है। जब ये कालिंजर अभियान पे मर जाएगा 1545 में, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे मरा था ये। इसके बाद इसका जो बेटा था, इसका नाम था इस्लाम शाह सूरी, इसी ने इसको सक्सीड करेगा 1545 से लेकर 54 तक, यानी कि 9 साल के लिए। ये उतना मजबूत शासक नहीं था, जिस तरह से शेरशाह सूरी थे उस तरह के से ये शासक नहीं थे इसके समय में। अब इसका साम्राज्य कमजोर होते चले गया। इसके बाद बनेगा यहाँ पर मोहम्मद आदिल शाह, 1554 से लेकर 55 तक, 1 साल के लिए मात्र। और इसी के बाद जो है ना आदिल शाह के समय ही वापस आएगा हुमायूं और यहाँ पर कैप्चर करेगा दिल्ली, आगरा को, फिर से यहाँ पर मुगल अंपायर को इस्टेब्लिश करेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम ऑलरेडी क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। मुगल में बाबर को डिस्कस किए, फिर हमने हुमायूं को डिस्कस किया, इसके बाद शेरशाह सूरी को डिस्कस किया, यानी कि सूर्यवंश के शासक को। अब यहाँ पर फिर से हुमायूं और अकबर के बाद मुगल अंपायर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे फिर से जो है ना मुगल अंपायर को, जो वापस आने वाला है। तो देखो यहाँ पर इसके बाद जो है ना 55, देखो 55 से 56 तक तो वही रहेगा हुमायूं 1 साल के लिए। ये मर गया था अपने लाइब्रेरी में सीढ़ी से गिर के, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे इसके बारे में। अब यहाँ पर जो है ना 55 के बाद 56 में बनेगा अकबर, जो है ना मुगल अंपायर का सुल्तान, यानी कि शासक। अब देखते हैं इसके समय क्या क्या होता है। अकबर जो है ना सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं का, एल्डेस्ट सन, और इसने जो है ना मात्र 14 साल की उम्र में, है ना 14 ईयर की उम्र में, एज में, इसने यहाँ पर टाइटल लिया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, ठीक है। कहाँ पर, कालानौर में, जो पंजाब में पड़ता है अभी के। अगर इसका आप देखना चाहते हो पोजीशन तो यहाँ पर मिलेगा आपको, ये पंजाब है, यहाँ पर कालानौर अभी मिलेगा। ये अभी जो है ना एक तहसील है, छोटा सा तहसील है अभी। तो यहीं पर एक किला था कालानौर में, वहीं पर इसने जो है ना ये शपथ लिया था, मान के चलो, राजा बनने का। अब हुमायूं के समय जो है ना इसका सबसे वफादार जो कमांडर था हुमायूं के समय, इसका नाम था बैराम खान। अब इसके मरने के बाद अकबर का जो ट्यूटर, यानी कि इसका देख रेख करने वाला, यही बनता है बैराम खान। और इसी को रिजेंट, यानी कि मतलब बादशाह के पीछे, अभी जब तक ये छोटा है, यानी कि अकबर जब तक छोटा 18 साल का नहीं है, तब तक यही रूल करेगा बैराम खान। अब देखो 56 में हुमायूं मर चुका है और मरते ही यहाँ पर बगावत शुरू हो गया। और जो शेरशाह सूरी के जितने भी बचे कुचे थे ना बिहार वाले क्षेत्र में, उसने फिर से जो है ना यहाँ पर जो है ना इसको कैप्चर करना चाहा, क्योंकि यहाँ पर अकबर मात्र 14 ईयर का था। सोचा ये तो एक बच्चा है, तो यहाँ पर हम कैप्चर कर लेंगे। लेकिन इसका जो यहाँ पर रेजेंट था ना, ये था बैराम खान, काफ़ी इसके लिए वफादार था अकबर के लिए। ये चाहता तो अपने हाथ में सारा साम्राज्य ले सकता था, लेकिन ये सुल्तान यहाँ पर अकबर को ही बनाता है। अब 1556 में जो है ना एक बैटल होगा, जिसका नाम है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल यहाँ पर बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हो, और सेकंड बैटल यहाँ पर देखो ये लड़ा गया था मोहम्मद आदिल शाह, जो आखिरी राजा थे सूर्यवंश के, जिसके सेनापति थे हेमू। मान के चलो कि हेमू ही उस समय जो है ना इस पार्टी का लीडर था, क्योंकि मोहम्मद आदिल शाह उतना काबिल था नहीं, तो सब कुछ यहाँ पर संभाल रहे थे हेमू, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो द हिंदू जनरल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह।
और किसके बीच में था? अकबर के रेजेंट यानी कि बैरम खान। अगर मोटा मोटी देखें तो अकबर और किसके बीच में था? अकबर और आदिल शाह के बीच में था। लेकिन लड़ कौन रहा था? आदिल शाह की तरफ से हेमू लड़ रहा था और यहाँ पर अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ रहा था यहाँ पर, और दोनों के बीच में लड़ाई चलेगा। नाम का बस घोड़े पे बैठा था साइड में अकबर, और ये साइड में बैठा हुआ था मोहम्मद आदिल शाह। तो यहाँ पर जो है ना बैरम खान जीतेगा, यानी कि अकबर यहाँ पर जीतेगा और हेमू यहाँ पर हार जाता है, यानी कि मोहम्मद आदिल शाह का पार्टी यहाँ पर हारेगा। जब यहाँ पर हेमू हारेगा, इसको कैप्चर करेगा और बैरम खान इसको मार देता है। इसी युद्ध के बाद जो है ना यहाँ पर मुगल अंपायर कहते हैं कि रियल मजबूत तरीके से इस्टेब्लिश हो गया दिल्ली में, क्योंकि अपोनेंट में कोई बचा नहीं है। एक था ये सूर्यवंश, ये भी खत्म हो गया बिल्कुल। यहाँ पर देख सकते हो नीचे, दिस वॉर इंडेड मुगल अफगान कॉन्टेस्ट, यानी कि अफगान जो भी इसको चैलेंज कर रहा था वो सब खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर ये बैटल का कुछ इमेज है, पेंटिंग है उस समय के, यानी कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 वाले का। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जैसे ही 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर जीतने वाला है, रूल स्टार्ट हो जाएगा। उस समय से लेके 1560 तक, जब तक कि अकबर 18 ईयर का नहीं हो जाता, यहाँ पर बैरम खान रूल करेगा दिल्ली पर। यानी कि जो भी डिसीजन ले रहा है बैरम खान ही लेगा। बस यहाँ पर जो है ना नाम का अकबर राजा है। 18 साल पूरते ही अकबर अपने हाथ में पावर ले लेगा। स्मार्ट था अकबर भी। और इसके बाद जो है ना कुछ यहाँ पर इसको पता भी चला कि कुछ ये पीछे से बैरम खान कुछ प्लानिंग भी कर रहा है, तो इसीलिए इसको हज की यात्रा पर भेज दिया और खुद यहाँ पर जो है ना पावर पूरा होल्ड करने लगा अपने किंगडम का। इसी दौरान यहाँ पर जो अकबर था, ये जो महम अंगा थी, जो पाल कर मतलब बचपन में जो पाली थी अकबर को, इसके काफ़ी इन्फ्लुएंस में थे अकबर। यानी कि जो ये कह रही थी उस पर विश्वास करते थे आंख बंद करके अकबर, ऐसा मान के चलो। तो इस दौरान जो है ना यहाँ पर देख ही सकते हो 1560 और 62 के बीच में, इसको बोलते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट, 1560 से 62 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर जो है ना महम अंगा ही सब कुछ यहाँ पर डिसाइड कर रही थी। जो अकबर को बोलती थी वही करता था अकबर। इसके बाद यहाँ पर देख ही सकते हो कि एक राज्य था मेवाड़ जिसका नाम है, और ये राजपूताना किंगडम था। और यहाँ के जो राजा थे उस समय, इसका नाम था राणा उदय सिंह, जो राणा प्रताप के फादर थे। ठीक है, इसका यहाँ पर टाइम पीरियड देख सकते हो। जितने भी युद्ध लड़ेंगे सभी के सभी राजपूत किंगडम और जो भी किंगडम है सभी के सभी सरेंडर करेंगे अकबर के सामने। बस यही किंगडम बचेगा मेवाड़ वाला, और इसके बीच में युद्ध चलेगा अकबर और राणा प्रताप के बीच में आगे चलकर हल्दी घाटी का युद्ध, वो हम देखेंगे आगे। लेकिन यहाँ पर इसका टाइम पीरियड देख सकते हो कि कब से कब तक ये रूल कर रहा था। 72 के बाद यहाँ पर राणा प्रताप, जिसको महाराणा प्रताप भी बोलते हो, जिसके घोड़े का नाम चेतक था, उसी का बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो हल्दी घाटी का बैटल हम आगे देखेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे देखते हैं। अकबर ट्राई टू विन ओवर द राजपूत्स वेयर एवर पॉसिबल एंड इंडक्टेड राजपूत किंग इनटू मुगल सर्विस एंड ट्रीटेड देम एट पर द मुगल नोबेलिटी। अब यहाँ पर जो है ना युद्ध के अलावा इसने एक ऐसा प्लानिंग किया कि मुगल जितने भी राजपूताना किंगडम थे उसको अपने किंगडम में शामिल तो करना ही है, साथ में उसको अच्छे पोजीशन पर रखता था ताकि वो भी थोड़ा लॉयल बने रहे। और इसी के साथ इसने क्या किया, यहाँ पर देखो कछवाहा राजपूत था, एक डायनेस्टी था जिसके राजा का नाम था भारमल राजा, और इसी की बेटी का नाम था यहाँ पर हरकाबाई, जिसको आप लोग जोधाबाई के नाम से भी जानते हो। हरकाबाई बेसिकली इसका नाम था। इससे इसने शादी की अकबर ने। ये एक पॉलिटिकल मैरिज था। इस पर मूवी बना है जोधा अकबर, आप देख सकते हो इसको समझने के लिए। मोस्ट ऑफ द राजपूताना किंग्स रिकॉग्नाइज्ड द सुप्रीमेसी ऑफ अकबर। जितने भी सारे राजपूताना किंगडम थे, किंग्स थे, सभी ने सुप्रीमेसी, यानी कि देखो जितने भी राजपूत किंगडम थे ना, वहां के राजा तो वही राजपूत थे, लेकिन उसके राजा कौन थे? अकबर थे। यहाँ पर कहने का मतलब ये सुप्रीमेसी, इसके अंदर में, अकबर के अंदर में आप काम करोगे। यानी कि इस तरह से मान लो कि देश का प्रधानमंत्री हो गया यहाँ पर अकबर, और राज्य के चीफ मिनिस्टर यहाँ पर राजपूत ही रहेंगे। सभी ने मान लिया, लेकिन एक को छोड़कर, राणा प्रताप सिंह। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लो, इस राजपूत का जो वंश था इसका नाम था सिसोदिया राजपूत, और इसका कैपिटल था चित्तौड़। तो इसी के साथ यहाँ पर चलेगा अब 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो भी हम बैटल पढ़े हैं ना, उनमें सबसे जो फेमस है, जैसे 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। कालिंजर का बैटल भी ठीक ठाक है, ठीक है। चौसा का बैटल भी हमने पढ़ा अभी,
लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि सबको जनरली पता होता है, जो तैयारी नहीं भी करता, यही सब युद्ध, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल और यही हल्दी घाटी यानी कि 1576 में जो होगा हल्दी घाटी का, इसके बारे में राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ एंड मुगल आर्मी लेड बाय द मान सिंह ऑफ आमेर। देखो आमेर का जो है ना यहाँ पर राजा था मान सिंह, ये मनसबदार था अकबर के दरबार में, तो यानी कि यही सेनापति को ये लीड कर रहा था मान सिंह, और मान सिंह ही लड़ने गया था किससे, महाराणा प्रताप से। और इस लड़ाई में जो है ना महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा, यानी कि कह सकते हो डिफीट यहाँ पर हो गया महाराणा प्रताप, और मान सिंह यहाँ पर जीता जो अकबर के साइड से लड़ रहा था, जो अकबर का सेनापति मान के चलो। बट ही डिड नॉट सबमिट एंड कंटिन्यूड द स्ट्रगल, यानी कि इसने जो है ना अपने आप को सरेंडर नहीं किया मुगल के सामने और ये अपना स्ट्रगल चालू रखा, लेकिन जो है मेवाड़ वगैरह पर कब्जा हो गया मुगल अंपायर का हल्दी घाटी के युद्ध में। इसके बाद काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट अकबर के, इसको देख लो, इनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट उसको आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे 1560-62 में मालवा आ गया, यहाँ पर शिवनार का किला हो गया 1561 में, 62 में मेरठा, यहाँ पर जो है ना किससे लिया गया था उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ नीचे इस साइड में। यहाँ पर गोंडवाना है, चित्तौड़, यहाँ पर देख सकते हो राणा उदय सिंह से 1568 में। यहाँ पर रणथंभौर सुरजन हड्डा से, यहाँ पर कालिंजर है रामचंद्र से, ये वही कालिंजर है जहाँ पर हारा था हुमायूं। मारवाड़ है, ठीक है, गुजरात बहादुर शाह से लड़ा था हुमायूं एक समय अपने टाइम पर 1531 के आसपास में। बंगाल बिहार को इसने जीता। इसके बाद यहाँ पर हल्दी घाटी 1576 में, काबुल को 1581 में। तो देख रहे हो सिटी अपने साम्राज्य कहाँ से कहाँ फैला चुका है, काबुल तक ये पहुँच चुका है। अभी हुमायूं के समय में इसके भाई यानी कि कामरान का रूल था अफगानिस्तान पे यानी काबुल पर, अब यहाँ पर अकबर का रूल है क्योंकि ये कैप्चर कर चुका है इसको। कश्मीर यहाँ पर यूसुफ खान और याकूब खान का यहाँ पर रूल था, इसको भी 85-86 में कैप्चर कर लिया। फिर सिंध जहाँ पर फर्स्ट टाइम मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, जो भी पाकिस्तान में पड़ता है सिंध, तो 1590-91 में इसको भी जैनी बेग मिर्जा से कैप्चर किया था, ठीक है। उड़ीसा को किया कैप्चर खानदेश, बलूचिस्तान, ठीक है। अब ये देखो बलूचिस्तान काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कुछ घटना घटने वाला है। इसी के दौरान बीरबल मर जाएगा 1595 में। ये बलूचिस्तान में जो है ना यूसुफजाई ट्राइब्स के अंदर में बलूचिस्तान था, इसको भी कैप्चर किया अकबर के समय, और यहीं पर मारा जाएगा बीरबल, जो 9 रत्न में से एक थे ना बीरबल, वो मारे जाएंगे। फिर कांधार है और नीचे यहाँ पर अहमदनगर है और आसिरगढ़। तो यानी कि यहाँ पर देख सकते हो कि अकबर के समय साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैल चुका था। यानी कि अगर आप बेस्ट में देखोगे तो आपका काबुल, कांधार, ये सब जगह से लेके इधर बंगाल तक, ठीक है, और नीचे में हैदराबाद वाले रीजन तक बिल्कुल मुगल अंपायर फैल चुका है। बाकी इसका अभियान जारी है और इसका बेटा सब उसको पूरा करेगा। अकबर प्रोक्लेम्ड अ न्यू रिलीजन 1581 में, इसने एक न्यू रिलीजन को अपनाया क्योंकि ये एक सेकुलर माइंड सेट के थे। ये सभी धर्म को मिलाकर एक न्यू धर्म बनाया जिसका नाम रखा दीन इलाही, तब 1581 में। तो इसमें जो है यहाँ पर देख लो, न्यू रिलीजन वाज बेस्ड ऑन द सिंथेसिस ऑफ वैल्यूज टेकन फ्रॉम सेवरल रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म और क्रिश्चियनिटी। और इसको सबसे पहले अपनाने वाला यहाँ पर देख लो। और यहाँ पर एक और पॉइंट ये था कि ये जो है ना प्रॉफेट मोहम्मद को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था इस रिलीजन में। यानी कि देखो इस्लाम के हिसाब से आखिरी मैसेंजर कौन है, प्रॉफेट मोहम्मद। इसीलिए यहाँ पर जितने भी मौलवी वगैरह थे इसके दरबार में, जो भी बड़े बड़े लोग थे, नोबेल लोग थे, ये सब अकबर के खिलाफ थे उस समय। लेकिन वो काफ़ी पावरफुल थे उस समय अकबर, तो इसीलिए कोई कुछ बोल नहीं सकता था इसको। इसके बाद यहाँ पर देखो बीरबल वॉज द फर्स्ट हिंदू हु फॉलोड दिस न्यू रिलीजन। दीन इलाही को सबसे पहले फॉलो करने वाला हिंदू कौन था, बीरबल था, है ना। इसके बाद अकबर बिल्ट फतेहपुर सिकरी। देखो अकबर ने काफ़ी सारे किला बनाए अपने समय में। सबसे पहले यहाँ पर देखो फतेहपुर सिकरी, जो फतेहपुर सिकरी में ही है, आगरा फोर्ट जो आगरा में मौजूद है, लाहौर फोर्ट जो लाहौर में है, इलाहाबाद फोर्ट जो इलाहाबाद में है, और हुमायूं का टॉम्ब यानी कि मकबरा जो दिल्ली में है। अब इन सभी का जो है ना आप इमेज देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। कभी घूमने जाओगे ना तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा किला कहाँ पर है। ये है फतेहपुर सिकरी, ठीक है। ये आगरा से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है फतेहपुर सिकरी। और ये है आगरा फोर्ट, कुछ इस तरह का दिखता है इसका फ्रंट। और यहाँ पर देखो ये है लाहौर में मौजूद, जिसका नाम है लाहौर फोर्ट। और ये है इलाहाबाद फोर्ट जो इलाहाबाद में मौजूद है। तो ये सब विजिट करो कभी अगर मौका मिले तो, करना चाहिए क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेस है। और इसको कंजर्व करके भी भारत सरकार रखता है क्योंकि ये जो है ना काफ़ी पुराना सब मॉन्यूमेंट है।
इसके बाद यहाँ पर देखो फतेहपुर सिकरी, प्लेसेस नियर आगरा, जो मैंने आपको बता दिया पहले ही। आगे देखो, इट इज सेड डेट अकबर हैड नो सन फॉर लॉन्ग टाइम। देखो अकबर जो है ना, अकबर और जोधा बाई जो थी, जिसका नाम था पहले हरका बाई, इसको बेटा या बेटी कुछ नहीं हो रहा था, यानी कि बेटा नहीं हो रहा था। तो ये एक जो है ना दरगाह पे गए शेख सलीम चिश्ती के, जो एक सूफी थे उस समय, और इसने जो है ना ब्लेस किया अकबर को, और इसको एक बेटा हुआ, जिसका नाम इसने इसी के नाम पर सलीम रखा, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा, और बाद में जाके इसी का नाम होगा जहांगीर, जो इसका सक्सेसर बनने वाला है, ठीक है ना, सलीम। अगर मुगल आजम मूवी देखे हो तो वहाँ पर जो सलीम है ना, ये वही जहांगीर है, जो अगला राजा बनने वाला है अकबर के बाद। इन द ऑनर ऑफ सलीम चिश्ती, और ये है हुमायूं का मकबरा, जो अकबर ने ही बनवाया था, ये दिल्ली में मौजूद है, और इसी से इंस्पायर्ड होकर आगे जाके ताजमहल बनेगा। ताजमहल भी कुछ इसी शेप में, बस यहाँ पर देखो मीनार नहीं है, 4 मीनार है ना, 4 यहाँ पर ताजमहल में मीनार खड़े हुए हैं चारों तरफ में, यहाँ पर बस वो नहीं है, और इसी से इंस्पायर्ड है ताजमहल। ये लाल कलर का है, वो सफ़ेद कलर का है, बस इतना डिफरेंस है दोनों में। अकबर शिफ्टेड हिज कोर्ट फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी इसने अपना कोर्ट, जो भी दरबार था ना, उसको ट्रांसफ़र किया इसने सबसे पहले। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ अकबर। अकबर ने अपने समय में काफ़ी सारे काम किए, तो उनमें से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट काम जो थे उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, उस पर कुछ फोकस हम डाल लेते हैं। 1562 में सबसे पहले इसने अजमेर को विजिट किया फर्स्ट टाइम, 1562 में, और इसी समय इसने जो है ना वॉर में, यानी कि लड़ाई में जितने भी लोग को कैप्चर किया जाता था उसको यहाँ पर स्लेब बनाकर बेचते थे, तो इस पर इसने बैन लगा दिया अकबर के समय में 1562 में। 1563 में एबोलिशन ऑफ पिलग्रिम टैक्स, जो भी जो है ना धार्मिक स्थल पर जाने में जो भी टैक्स वगैरह लगते थे उसको भी इसने ख़त्म कर दिया। जजिया को इसने 1564 में ख़त्म कर दिया। 1571 में फाउंडेशन ऑफ फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी का फाउंडेशन 1571 में ही इसने रखा था। 1574 में मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। मनसबदार आपने सुना होगा कई सारे, आगे हम पढ़ेंगे। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया किसने? अकबर ने। और यहाँ पर देख ही सकते हो इसका ईयर 1574 है, और 75 में 1575 इबादत खाना वाज बिल्ट, ये जो इबादत के लिए था, अलग अलग धर्मों के लिए। 1578 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन इबादत खाना, इसका फॉर्मेशन मतलब इस्टेब्लिशमेंट किया था 1578 में। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये 1562 वाला है, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पिलग्रिम टैक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, जजिया भी इंपॉर्टेंट है, और ये फतेहपुर सिकरी का ईयर भी इंपॉर्टेंट है, और मनसबदारी सिस्टम, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। अब आगे देखो, यहाँ पर जो है ना इसने एक सिस्टम बना रखा था, 9 लोगों का एक ग्रुप था जिसको बोलते थे 9 रत्न, और इसमें जो है ना अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट लोग बैठते थे, जैसे बीरबल, इसको शासन का काफ़ी अच्छा नॉलेज था, बीरबल काफ़ी अच्छा एक सिविल सर्वेंट था। तो इसमें जो है ना 9 रत्न में, 9 जो रत्न है इसका बीरबल का, सॉरी अकबर का, इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखो बीरबल सबसे फेमस है। इसी के समय अकबर के दौरान ही तुलसीदास, यहाँ पर रामचरितमानस जिसने लिखा है, इसी के टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता था, आपको ये ध्यान में रखना है। अकबर जब मरा, व्हेन अकबर डाइड ही वॉज बरीड एट सिकंदरा नियर आगरा। अगला पॉइंट है, अकबर इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का रियल फाउंडर जो है ना यहाँ पर अकबर को कहा जाता है, ऐसा इसलिए कि 1526 में जब यहाँ पर बाबर वापस आया भारत में, 30 तक चला ये, फिर 40 में ये ख़त्म हो गया, ठीक है, फिर 40 से 55 तक चलेगा सूर्यवंश, उसके बाद फिर अकबर आएगा फिर से वापस हुमायूं के बाद, जस्ट 1 साल के बाद। फिर जो है ना यहाँ पर अपने साम्राज्य को इतना मजबूत करता है, इतना मजबूत नींव डालता है अकबर, इसको फिर हटा नहीं पाता अगले 250-300 साल तक कोई। तो इसीलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, अकबर को। और अकबर फर्स्ट मुस्लिम रूलर भी था जिसने रिलीजन को पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग कर दिया था। इससे पहले क्या हो रहा था कि जो कुछ रिलीजियस लीडर कह रहा था भाई उसी हिसाब से पूरा राज्य चलता था, लेकिन इसने बिल्कुल अलग किया कि रिलीजन को अपनी जगह पर रहने दो और पॉलिटिक्स अपनी जगह पर रहेगा, ये शासन में काम करेगा। यहाँ पर देख लो, इस पॉइंट को यहाँ पर हम हाईलाइट कर दिए हैं क्योंकि इसको हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि बीरबल वाज किल्ड इन द बैटल विथ यूसुफ जाई ट्राइब, जो कहाँ का था, बलूचिस्तान का, 1586 ईस्वी में, यहीं पर बीरबल मारा गया था। अबुल फजल वाज मर्डर्ड बाय द बीर सिंह बुंदेला, 1601 में ये मर गया था अबुल फजल। अकबर गेव मुगल इंडिया, मुगल के समय इंडिया को मुगल इंडिया बोल दिए,
वन ऑफिशियल लैंग्वेज जिसका नाम था यहाँ पर पर्सिया। पर्शियन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला, बस यही एक लैंग्वेज था जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला था मुगल दरबार में अकबर के समय से। तो हमने अभी देखा अकबर का रेन 1556 से लेके 1605 तक। अब इससे आगे चलेगा यहाँ पर जहांगीर का राज, और जहांगीर के बाद आएगा शाहजहां, और उसके बाद आएगा आलमगीर यानी कि औरंगजेब। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा अर्ली मुगल खत्म, उसके बाद हम करेंगे लेटर मुगल को। कोशिश करेंगे हम कि अगले लेक्चर में हम पूरे अर्ली मुगल को यानी कि औरंगजेब तक खत्म कर दें। तो इसी के साथ यहाँ पर हम करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।